Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. डियर, मैं आपको मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सीरीज़ आपको दे दिया है. ओके, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी हमारी सीरीज़ चल रहे हैं और बहुत ही जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएंगे. ये हमारी सीरीज़ है जो अब आज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. ये मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ डियर कि क्विक रिवीजन विदाउट पीडीएफ. ठीक, जस्ट इसमें पूरा निचोड़ है. आप ये समझ लो, पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स को मैंने करंट से रिलेट करके, ठीक है ना, तो इसमें मतलब रिलेट करके एक कंप्लीट नोट्स जैसा बनाया है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ. और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये आपकी बुक्स, टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस सेट से आपकी प्रीवियस पेपर्स कैसे आए हैं, मतलब इस तरह से करके कई जगह से निचोड़ दिए हैं जो दे रही हूँ मैं आपको, प्रोवाइड कर रही हूँ. राइट, एंड आप इंजॉय कीजिए और मेरी कोशिश यही होगी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँ. और ये आपके रिवीजन टाइम में, स्पेशली उस वक्त जब एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले जस्ट आप वीडियो सुन के और निकल जाना, आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा बेटा, ट्रस्ट में. हमने जो है फॉर्मल जो फॉर्म बिल था 2020 का, इस पर डिस्कस हम कर रहे थे. राइट, वहीं ये मालूम है आपको, ये फॉर्म बिल जो है कार्टेल से संबंधित है. राइट, अपने माइंड में रखना, फॉर्म बिल जो है कार्टेल से ही रिलेटेड है. अल्पाधिकार क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है बेटा, इसमें थोड़े से विक्रेता होते हैं. मांग चक्र की अनिश्चितता, ठीक है ना, अनिश्चितता होती है और बहुत थोड़े विक्रेता होते हैं, 6-7 विक्रेता होते हैं. परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है. परस्पर जो है निर्भर किस उसमें होते हैं मार्केट में, तो आपके ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार. ओलिगोपोली से बहुत क्वेश्चन बनते हैं. राइट, परस्पर निर्भरता हो गया हमारा सामूहिक व्यवहार. ठीक होता है. मांग वक्र अनिश्चित होती है क्योंकि आपसी दुश्मनी के कारण कीमत घटती बढ़ती रहती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कपट संधि अल्पाधिकार के अंतर्गत आता है. क्या आता है, कार्टेल का निर्माण होता है. ठीक, कॉलिजन ओलिगोपोली. ठीक, कपट संधि जिसे बोलते हैं, कॉलिजन ओलिगोपोली के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है. फॉर्म बिल 2020, मैंने बताया था 2020 फॉर्म बिल. इसमें क्या हुआ था, किसान मंडी में अपना सामान बेचना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कार्टेल बन जाता है. राइट, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपना उत्पादन तब तक जारी रखती है जब तक, कब तक जारी रखेगी, परफेक्ट कंपटीशन में कोई फर्म अपना प्रोडक्शन कब तक जारी रखेगी, जब तक इनकम TR ग्रेटर देन AVC हो. राइट, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल पूर्ति रेखा, जो आपकी अल्पकाल पूर्ति रेखा होती है, अल्पकाल पूर्ति रेखा AVC से ऊपर बढ़ती हुई सीमांत लागत रेखा MC अब ABC होती है. राइट, क्योंकि ABC के ऊपर की रेखा पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वो उत्पादन बढ़ाएगा. राइट, TC इक्वल टू 2+4 Q प्लस Q2. अगर कीमत 8 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, तो वह उत्पादन यानी Q निकाले जो लाभ अधिकतम करे. ठीक, TC इक्वल टू 2+4 Q प्लस Q स्क्वायर. आंसर आपका आ जाएगा Q, आपका 2 आ जाएगा. राइट, P जहाँ P इक्वल टू आपका 8 है, TC आपका 2+4 Q प्लस Q स्क्वायर है. राइट, एंड आपका ये जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ मैक्सिमम होगा. राइट, MR इक्वल टू MC होता है, यानी सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है.
MR इक्वल टू TR, जब होगा तो उस वक्त क्या होता है, TR इक्वल टू P इंटू Q, राइट, इक्वल टू 8Q। XN इक्वल टू NXN माइनस 1। TC इक्वल टू 24Q प्लस Q2, 4 प्लस 2Q, 8 इक्वल टू 4 प्लस 2Q, 2Q इक्वल टू 4, यानी Q इक्वल टू 2 आ गया आंसर आपका, ठीक है ना। उद्योगों को ऋण देने के लिए, उद्योगों को ऋण देने के लिए किसकी स्थापना की गई, सिडबी की स्थापना की गई, राइट। 1990 में सिडबी की स्थापना कब की गई, 1990 में, 1990 में, 1990 में सिडबी, राइट। सार्वजनिक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, DPE की स्थापना 1990 में हुई। BPE 1965 में हुई। महारत्न उद्योग कितने हैं, तो महारत्न उद्योग के बारे में हमने आपको बता दिया था, वीडियो लास्ट डाल रखा है, आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए। महारत्न उद्योग, नवरत्न उद्योग, मिनी रत्न उद्योग, ठीक, इनसे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और लास्ट वीडियो में ये जो क्विक रिवीजन वाला वीडियो है, इसमें भी मैंने कम्प्लीटली एक एक वो जो है आपको बता दिए हैं, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनीज के बारे में, राइट। कुसुम योजना क्या है बेटा, किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान, कृषि व किसान मंत्रालय का पहल है, क्या है, बंजर भूमि पर खेती, सौर ऊर्जा का प्लांट लगाए, सरकार का सब्सिडी देना, राइट। कुसुम योजना क्या है, फिर से सुन लो, किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान है, कृषि व किसान मंत्रालय का एक पहल है, बंजर भूमि पर खेती, सौर ऊर्जा का प्लांट लगाइए, सरकार सब्सिडी देगा, क्लियर। LTIF दीर्घकालीन सिंचाई निधि का उपयोग, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP के तहत कार्यान्वयन है ये। नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड, ठीक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये कृषि विभाग योजना के कार्यों को कार्यान्वयन करने के लिए एक नोडल एजेंसी है, करेक्ट, SAD जिसे बोलते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादनियों प्राधिकरण APEDA का जो है की स्थापना कब की गई, 1986 में। APEDA की स्थापना 1986 में। ये क्या करता है बेटा, निर्यात प्रोत्साहन करता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियोजी प्राधिकरण है APEDA, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। निर्यात प्रोत्साहित करता है और खाद्य प्रसंस्कृत करता है, राइट। APEDA एक्ट 1985 के तहत 1986 में स्थापित है। PMKSY में कितनी योजना शामिल हैं, तो PMKSY में कितनी योजना शामिल है, 4 योजना शामिल है, राइट। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिकतम फसल, वनधारा विकास, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई। इसका विषय क्या था, वित्तीय समावेशन के तहत अधिक लोगों को लाना, राइट। अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। टैसिंग सकल व्यापार शर्तें, टॉसिंग ने 1927 में इसकी बात कही है, ठीक है ना। इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया, किसने किया, टॉसिंग ने 1927 में। किस चीज़ का, सकल व्यापार की शर्तें।
शकल व्यापार की शर्तें, टॉसिंग 1927, 1927, राइट। ग्रॉस वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टॉसिंग 1927। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, एकल कारक भुगतान की शर्त, ये जैकब वाइनर ने किया। फिर से सुन लीजिए, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, एकल कारक भुगतान की शर्त जैकब वाइनर ने किया। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, आय व्यापार की शर्तें, जीएस टॉरेंस एंड एचएस टॉहेल ने किया। फिर से सुन लीजिए, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, आय व्यापार की शर्तें, जीएस टॉरेंस एंड एच स्टीहल ने किया। स्कॉलर दीर्घकालीन गिरावट, प्रॉबिस सिंगर, दीर्घकालीन गिरावट, प्रॉबिस सिंगर। सेकुलर deterioration in terms of trade of developing countries, ठीक है ना, कि दीर्घकालीन गिरावट, प्रॉबिस सिंगर। फिर सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पूर्ति पक्ष की बात किसने कही? रिकार्डो ने कही। ये सब याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। सप्लाई साइड इंटरनेशनल ट्रेड, पूर्ति पक्ष की बात डेविड रिकार्डो ने कही। डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मांग पक्ष की बात मार्शल एजवर्थ ने कही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबको मालूम है, अवसर लागत हेवरलर, राइट। रियल कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वास्तविक लागत वेस्टेबल एंड मार्शल, राइट। इसके बाद आपका क्या आता है बेटा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पैक्ड जिसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पैक्ड स्थिर विनिमय दर, पैक्ड, राइट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग तीरण, इसे तैरती मुद्रा भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग तीरण, तैरती हुई, ठीक है ना। स्पॉट एक्सचेंज रेट टाइम से रिलेटेड है, तत्काल भुगतान। स्पॉट एक्सचेंज रेट तत्काल भुगतान, टाइम से रिलेटेड है। मार्केट एक्सचेंज रेट शॉर्ट रन, बाजार दर विनिमय, अल्पकाल से रिलेटेड है। ये मैं निचोड़ दे रही हूँ, तो मैं क्रीम दे रही हूँ बिल्कुल इकोनॉमिक्स का। आरबीआई क्या करती है? पैक करती है। आरबीआई क्या करती है बेटा? पैक करती है, ठीक, पैक कर लेती है वो, राइट। पैरेटो पैरेटो ऑप्टिमिटी, पूर्ण प्रतियोगिता, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन। विथ अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें इकोनॉमी ग्रोथ स्लो हो जाती है, राइट। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग करता है। 15वें वित्त आयोग के हेड कौन है? एन.के. सिंह है। 15th वित्त आयोग के हेड कौन है? एन.के. सिंह है, राइट। प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। ये कि कौन सा गुड्स है आपका? गिफिन गुड्स है। गॉसेन का नियम क्या होता है? गॉसेन का प्रथम नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। गॉसेन का प्रथम नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। गॉसेन का द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता नियम। गॉसेन का द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता नियम, राइट। इसके बाद आपका आ जाता है, जस्ट वेट बेटा, थोड़ा अंधेरा हो गया, 1 मिनट, मुझे थोड़ा रोशनी एक्चुअली
सडनली लाइट चली गई डियर, जस्ट वेट। हाँ, इट्स ओके, सॉरी यार, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया आपको, बट इज़ ओके, है ना। नाउ दिस इज़ ओके। चलो, ये आपका हाँ, गॉसन का प्रथम नियम हमारा क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसन का द्वितीय नियम क्या है? समसीमांत उपयोगिता का नियम, राइट। इसके बाद हमारा क्या आ गया बेटा? फिजिकल पॉलिसी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति तो आपको पता है आरबीआई हैंडल करता है। राजकोषीय नीति हमारी कौन करता है? भारत सरकार की पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। भारत सरकार की पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? राजस्व बजट, ठीक, कई बार होने वाला व्यय। राजस्व बजट को हम क्या बोलते हैं? कई बार होने वाला व्यय। पूंजी बजट को क्या बोलते हैं? एक बार होने वाला व्यय। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, ठीक। भारत सरकार की पूंजी बजट में शामिल किया जाता है, तो राजस्व बजट और पूंजी बजट को शामिल किया जाता है। राजस्व बजट का मतलब होता है कई बार होने वाला व्यय, पूंजी बजट का मतलब होता है एक बार होने वाला व्यय, राइट। तो एक बार व्यय पूंजी बजट, बार बार, कई बार व्यय राजस्व बजट, राइट। सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय एक बार, ठीक। विदेशी सरकारों को से प्राप्त ऋण एक बार। राज्य और संघ क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण अग्रिम एक बार। राजस्व बजट के जैसे कर हो गया, कर कैर हो गया, गैर कर हो गया, गैर कर आय हो गया, जो बार बार होता है। टैक्स बार बार हर साल जाता है ना गवर्नमेंट को, ठीक, ठीक है। टैक्स हमेशा जाता है, बार बार जाता है। तो कर हो गया, और गैर कर आय हो गया, जो बार बार जाता है, राइट। पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं तो विदेशी ऋण एक बार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी ऋण एक बार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक बार, पोर्टफोलियो निवेश एक बार, एफडीआई, एफपीआई, राइट, एफआईआई, ठीक। दो प्रकार के खाते होते हैं। कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? दो प्रकार के, पूंजीगत लेखा और राजस्व लेखा। कैपिटल अकाउंट एंड आपके दूसरा क्या होता है? राजस्व लेखा, राइट। उसके बाद आपका क्या आता है? राजस्व लेखा एनआरआई के भेजे गए निजी प्रेषित धन होते हैं। तो खाते कितने प्रकार के हो गए? पूंजीगत खाता और राजस्व खाता, राइट। राजस्व खाते जो होते हैं, राजस्व लेखा जो होता है, एनआरआई के भेजे गए निजी प्रेषित धन होते हैं उसमें, ठीक। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या होता है? ब्याज भुगतान होता है, क्योंकि सरकार को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि सरकार को लोन लेना पड़ता है। चालू खाता करंट अकाउंट में शामिल है, चालू खाता करंट अकाउंट में शामिल है, राइट। फिर आप देखिए 22-23 में अनुमानित राजस्व घाटा 22 राजस्व घाटा व्यय 22-23 में 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है एकदम, ठीक, क्योंकि 23 में आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक। 22-23 की बातें हैं। तो 22-23 में आपका 39,44,909 यानी 39,44,909 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव रखा गया 2022-23 में, जो 21-22 से 4.6% अधिक है। 21-22 में व्यय बजट से 8% अनुमान से 8.2% अधिक है, राइट। प्राप्तियां 22-23 में 2022-23 में 2283
718, ये आप नोट करते जाइए कहीं। 22,83,718 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 22,43,713 करोड़ होने का अनुमान है, जो 2021-22 से 4.1% अधिक है। करेक्ट। फिर आपका आ गया 2021-22 कुल प्राप्तियों से बजट से 10.2% अनुमानों से 10.2% अधिक है। जीडीपी क्या है? जीडीपी देखो 2022-23 2022-23 11.1 नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर। ठीक, 2022-23 11.1 नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर है। घाटे क्या है आपके? 2022-23 राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 लक्षित है। क्लियर? 2022-23 में, जो 2021-22 में संशोधित 4.7 के संशोधित अनुमान से अधिक है। 2022-23 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू राजकोषीय घाटा उत्पाद के 6.4 पर लक्षित है, जो 2021-22 में कुल घरेलू उत्पाद के 6.9 से संबंधित अनुमान से कम है। 6.8 के बजट अनुमान से कुछ अधिक है। 9,40,651 करोड़ का ब्याज व्यय राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 43%। सर्वाधिक 93% संचार मंत्रालय को। फिर आपका आवंटन, सर्वाधिक आवंटन किन किन चीज़ पे हुआ है ये देखिए। तो सबसे ज़्यादा 93% संचार मंत्रालय को हुआ आवंटन, और उसके बाद जो है 93% संचार मंत्रालय को, 52% सड़क परिवहन को, 25% जल शक्ति को। क्लियर? इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, इनकम टैक्स में कोई चेंजिंग नहीं है। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15% सरचार्ज। अगर आप 2 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य 25% सरचार्ज है। ठीक है ना? आय जो है 2 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य है तो 25% सरचार्ज लगाया गया है। ठीक, 5 करोड़ से अधिक है तो 37% का सरचार्ज है। बजट में सभी सरचार्ज अधिकतम 15% है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किस चीज़ की अनुमति? कि 3 से 4 माह की निश्चित अवधि में राजकोष से धन निकाल सकते हैं। राइट? राजस्व और व्यय का ब्यौरा लेना। ठीक है ना? अंतरिम बजट क्या है ये आप थोड़ा सा हमें बताइए। ठीक है ना? अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आप जस्ट गो एंड फाइंड आउट। ठीक है ना? लास्ट वीडियो मैंने आपको बता रखा है। लेखानुदान सरकार की आय, लेखानुदान सरकार की आय बजटीय कार्रवाई का हिस्सा, व्यय का ब्यौरा है। राइट? सरकार की निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के अनुमति प्रदान करती है, लगभग 3 से 4 माह के लिए। राइट? www.shums.in, इस पे आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो
राजकोषीय नीति का उपकरण, ये क्या होता है? राजकोषीय नीति का उपकरण। तो कर, कर यानी आय, व्यय और ऋण। आपका मौद्रिक नीति में क्या आ जाते हैं? आरबीआई जो करता है उसको आप पढ़ चुके हो, ठीक। लेकिन राजकोषीय नीति में आपके कर यानी आय, व्यय और ऋण सरकार के, ठीक है ना। मौद्रिक नीति में क्या आता है? आपका ब्याज दर आ जाता है, करेक्ट। संघ सरकार के बजट घाटों पर प्रभाव, संघ सरकार के बजट घाटों पर प्रभाव घटते क्रम में, प्रभाव जो है घटता हुआ क्रम है प्रभाव, ठीक है ना। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा सबसे घटते हुए क्रम में क्या क्या है? देखिए जरा थोड़ा सा। संघ सरकार के बजट घाटों पर प्रभाव घटते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक घटते हुए क्रम में यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम, करेक्ट। तो राजकोषीय घाटा सबसे अधिक है। उसके बाद आगम घाटा है, ठीक है ना। फिर हमारा आता है आगम घाटा, हमारा जो है ये राजकोषीय घाटा हमारा 3.7% है। आगम घाटा हमारा 2.7% है। और हमारा उसके बाद प्राथमिक घाटा आता है। प्राथमिक घाटा हमारा 0.4% है, राइट डियर। फिर देखिए आप पूंजी लेखा की रचना पूंजीगत लेखा की रचना करता है। एक मिनट बेटा, मैं ये अपना लाइट आ गई है ना, तो मैं इसको ऑफ कर दूँ। चलो, पूंजीगत लेखा की रचना करता है आरबीआई। पूंजीगत लेखा की रचना करता है आरबीआई। कितने करोड़ की कुल संपत्ति मानक पूरा कर लिया तो वह कितनी ही मात्रा में नई मुद्रा छाप सकती है? बोल रहा है, आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं कि आरबीआई कितने करोड़ की कुल संपत्ति मानक व्यय अगर पूरा कर लिया तो वह कितनी ही मात्रा में नई मुद्रा छाप सकती है? 200 करोड़। मतलब नोट निर्गमन के पीछे 200 करोड़ की जो है परिसंपत्ति उसको रखना होता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक। इसके अंतर्गत क्या होता है? स्वर्ण आते हैं आपके, विदेशी मुद्राओं का भंडार आता है, राइट। स्वर्ण आते हैं और विदेशी मुद्राओं का भंडार होता है, करेक्ट। तो इनका जो है 200 करोड़ रुपए तक इनको जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मतलब इतना रिजर्व में रखेगा तब जो है आरबीआई नोट जो है छापेगा, करेक्ट। अब देखो 1957 ये आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में कब आया? 1957 में। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में कब आया? 1957 में, 1957 में। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई हो गया है, राइट। ये मैंने आरबीआई जब पढ़ा रही थी तो आपको आराम से काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया है। 1937 में मुंबई में लाया गया, करेक्ट। तो कोलकाता से मुंबई 1937 में लाया गया, करेक्ट। कोविड-19 के लिए आरबीआई का पंच लाइन 2022 में क्या था आपका? जयकार, ये एक मिनट रुकिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड-19 के लिए कोविड-19 22 के लिए आरबीआई का पंच लाइन क्या है? जानकार बनिए और सतर्क रहिए। मौद्रिक नीति समिति के आंतरिक सदस्य कौन कौन से हैं? शशांक भिंडे, आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, राइट। छः से 8 जून 2022 मौद्रिक नीति समिति जो है गठित की गई और इसके आंतरिक सदस्य कौन कौन रहे? शशांक भिंडे, आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। डॉक्टर राजीव राजन कार्यवाहक अध्यक्ष थे, ठीक है ना। डॉक्टर माइकल देवव्रत
मौद्रिक नीति के प्रभारी थे, डॉक्टर शशिकांत द्वारा अध्यक्षता की गई। करेक्ट। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पोर्टफोलियो, बाहर के लोगों, जस्ट वेट, हाँ, बाहर के लोग शेयर मार्केट में निवेश, हमारे यहाँ पैसे लगाएं। ठीक, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बाहर के लोग शेयर मार्केट में निवेश करें, हमारे यहाँ पैसे लगाएं। मौद्रिक नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। राइट। ब्लैक थर्सडे क्या होता है? 24 अक्टूबर 1929 में, 24 अक्टूबर 1929 में जो है क्या हुआ? ब्लैक थर्सडे मनाया गया। राइट। महामंदी का टाइम था उसको। यूएस के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गए और महामंदी आया। वित्तीय समावेशन की बात किसने कही? वित्तीय समावेशन की बात जो है नचिकेता मोर समित ने कही। वित्तीय समावेशन की बात किसने कही? वित्तीय समावेशन सुधार, ठीक, की बात किसने कही? नचिकेता मोर समित ने कही। CRR SLR घटाने को की बात किसने कही? नरसिंघम समिति ने कही। राइट। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री, जस्ट वेट है, एक मिनट, वॉइस का इशू हो जाएगा। राइट। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो है टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। राइट। सरकार सबका साथ सबका विकास, सरकार की टैगलाइन क्या है? सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर घर में कम से कम एक खाता। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। मध्याह्न भोजन की बात कही गई इसमें। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की बात कही गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कही गई। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही गई। स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बात कही गई। महिला उद्यमी SC ST के बारे में बात कही गई। ठीक है ना। GVA सकल मूल्यवर्धन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में किसकी बात कही गई है? महिला उद्यमी SC ST स्पेशली। GVA सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्रॉप फसल का। राइट। फिर आप आ जाइए, कुछ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का निचोड़ देख लेते हैं। क्लासिकल अर्थव्यवस्था की मान्यताएं क्या होती हैं? क्लासिकल इकोनॉमी की मान्यताएं बंद अर्थव्यवस्था होती है, कीमत लोचदार होते हैं, श्रम वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, मजदूरी लोचदार होती है। करेक्ट। उसके बाद आ गया स्टिक प्राइसेस के बारे में कीन्स ने बात की। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं, ठीक, इसके बारे में बात की। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है। आय वृद्धि से उपभोग व्यय में कुछ न कुछ वृद्धि दिखती है। आय वृद्धि से उपभोग में कुछ न कुछ वृद्धि दिखती है। MPC = 1 जब होगा तो सारा खर्च हो जाएगा। MPC = 0 सारी बचत हो जाएगी। राइट। इसके बाद आपका आ गया 0 से 1 तक होती है। क्या होती है? 0 से 1 तक होती है। इसकी वैल्यू 0 लेस देन -1, 0 लेस देन 1। करेक्ट। अर्थात इकाई से कम। 1 और 0 नहीं होता। MPC का 1 और 0 नहीं होता, ये दोनों असंभव है। कभी भी 1 और 0 नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। करेक्ट। ये हो गया हमारा। उसके बाद तरलता स्पेक्ट्रम क्या होता है? तरलता स्पेक्ट्रम की बात किसने कही? डॉन पैटिंकिन ने कही।
गुणक की बात किसने कही? काहन। तरलता जाल केन्स। मुद्रा की तटस्थता टॉबिन। ठीक। स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गुणक। स्वायत्त निवेश सुगुणक का प्रभाव बढ़ता है, गुणक आगे चलकर त्वरक का प्रभाव बनता है, दोनों गुणक त्वरक मिलकर अतिगुणक बन जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो प्रेरित निवेश क्या है? त्वरक। करेक्ट। फिर आपका निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स ने की। सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबेरी। पड़ोसी की इनकम देखकर देखकर ठीक, पड़ोसी की इनकम देखकर ड्यूजनबेरी रेशियो प्रभाव समृद्धि में उपभोग देखकर समृद्धि में उपभोग बढ़ता है। ठीक। लेकिन मंदी में घटता नहीं है। ड्यूजनबेरी में ने सापेक्ष आय एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बात कही। क्या कही? पड़ोसी की इनकम देखकर ठीक समृद्धि में उपभोग तो बढ़ता है लेकिन मंदी में घटता नहीं है। ड्यूजनबेरी रेशियो प्रभाव, इसे क्या बोलते हैं? रेशियो प्रभाव भी बोलते हैं, ड्यूजनबेरी भी बोलते हैं। करेक्ट। अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया अभी? निरपेक्ष आय परिकल्पना किसने कही? अभी मैंने आपको बताया। निरपेक्ष आय परिकल्पना की बात किसने कही? आपकी कीन्स ने कही। ठीक। निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने दिया। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने दिया। करेक्ट। और सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबेरी। ड्यूजनबेरी ने कहा कि पड़ोसी की इनकम देखकर जो है समृद्धि में उपभोग तो बढ़ जाता है लेकिन मंदी में कम नहीं होता, घटता नहीं है। करेक्ट। निरपेक्ष आय परिकल्पना एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने दिया। आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है लेकिन जिस हिसाब से आय बढ़ती उस हिसाब से उपभोग नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारी आय दो भागों में बढ़ जाती है, उपभोग और बचत में। कीन्स की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी इकाई से अधिक नहीं होगी। कीन्स की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। मॉडग्लियानी ने क्या कौन सी परिकल्पना दी थी? जीवन चक्र परिकल्पना, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मॉडग्लियानी। ठीक। कैंडो मॉडग्लियानी। ठीक। जीवन के शुरुआत में इन्होंने क्या बात कही? जीवन के शुरुआत में ठीक एनर्जी बहुत होती है, हम खूब काम करते हैं, धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगती है तो हम कम काम करते हैं। शुरू में काम करते हैं तो बचत भी खूब करते हैं, दूसरे स्टेज में जब बचत नहीं कर पाते तो पुराने बचत से अपना काम चलाते हैं। इन्होंने दो बातें कही। सबसे पहले शुरू में हम खूब काम करते हैं शुरुआती दिनों में और बचत भी खूब करते हैं। दूसरा स्टेज क्या कहा? दूसरे स्टेज में जब बचत नहीं कर पाते हैं तो पुराने बचत से अपना काम चलाते हैं। गुणक त्वरक की बात किसने कही? रोजगार गुणक की बात काहन ने कही। फ्रीडमैन ठीक, फ्रीडमैन ने कौन सी बात कही? स्थायी आय परिकल्पना परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की बात किसने कही? फ्रीडमैन ने कही। राइट। वर्तमान को देखकर नहीं खर्च करते, हम परमानेंट इनकम देखकर खर्च करते हैं, स्थायी आय को देखकर खर्च करते हैं। फिर से सुन लो। स्थायी आय परिकल्पना फ्राइडमैन, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्राइडमैन। वर्तमान को देखकर हम खर्च नहीं करते हैं बल्कि हम परमानेंट इनकम देखकर खर्च करते हैं। स्थायी आय परिकल्पना, स्थायी आय को देखकर खर्च करते हैं। राइट डियर। आगे चलो। रेशियो प्रभाव मैंने आपको बताया, जब पड़ोसी की इनकम बढ़ती है तो हम भी अपना उपभोग बढ़ा देते हैं, जब पड़ोसी की इनकम घटती है तो हम अपना उपभोग घटाते नहीं हैं बल्कि वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक। उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन C = 24 + 0.5y, तो K = 1/1 - P, यानी C = A + BY
इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू 2, ठीक, इक्वल टू के, आंसर आ गया आपका, ठीक। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आपका आ गया जब 2 सेक्टर इकोनॉमी, बचत एंड निवेश का फलन, तो इसमें बचत एंड निवेश का फलन इक्वल टू S -10 प्लस 0.2y I इक्वल टू -3 प्लस 0.1y। उसके बाद आय का संतुलन स्तर क्या होगा, इसको आप लगाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। S इक्वल टू 10, S इक्वल टू 10 प्लस 0.2y इक्वल टू -3 प्लस 0.1y, 0.2y माइनस 0.1y इक्वल टू -3 प्लस 10, 0.1y इक्वल टू 7, y इक्वल टू आपका 70, आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, आय सिद्धांत प्रस्तुत करें। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण क्या रहा है? आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण हेरोल्ड के अर्थ में प्रावेगिक रहा है, राइट। केन्स निवेश का प्रभाव शॉर्ट रन में है। हेरोल्ड डोमर निवेश का प्रभाव जो है दीर्घकालीन तक होता है, करेक्ट। अच्छा, मैं थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करूँ, इसके बाद आऊँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, राइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी तुरंत मैं आ रही हूँ। लव यू ऑल गाइज।